हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू रिसर्च ऑनलाइन गुरुकुल। इस वीडियो में हम सीटेट ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इसका पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम पूरा जो रेस्ट 15 क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, जस्ट अ मिनट। इसमें देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कर्णम मल्लेश्वरी को। भारत के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक हैं, वेट लिफ्टर हैं। तो इनमें देख लीजिए, इनके फैक्ट्स को पहले हम समझ लेते हैं ताकि डाउट ना हो कोई। कर्णम मल्लेश्वरी भारत के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक हैं। इनका जन्म 1 जून 1975 को आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 240 किलोग्राम भार उठाकर भारतीय भारतीय रिकॉर्ड बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। मल्लेश्वरी 12 वर्ष की आयु से ही भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भाग लेना प्रारंभ किया तथा 7 बार नेशनल चैंपियन रही हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शंस को। पहला देखिए, यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं, तो ये सही है। दूसरा देखिए, वह कर्नाटक की हैं, तो ये क्या सही है? ये रॉन्ग है, क्योंकि वो कर्नाटक की नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश की हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। थर्ड देखिए, उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए, वह 130 किलोग्राम भार उठा सकती हैं, तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि 130 किलोग्राम नहीं बल्कि कितना भार, 240 किलोग्राम 240 किलोग्राम भार उठाकर उन्होंने अपना ये पदक जीता था, तो ये रॉन्ग हो गया, थर्ड रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, जब वह 12 वर्ष की थी तब से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, तो ये भी सही है। तो इस तरीके से जो इसमें सही आंसर है, वो सही ऑप्शन जो है कौन सा होगा? ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली बावड़ी में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन दिए गए हैं? इसमें देखिए, ये जल भंडारण संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, ये सही है। इसमें क्या होता है, एक कुआं, एक गड्ढा सा खोद देते हैं जिसमें जो है पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो उसको लोग यूज भी करते हैं, उसको उस पानी को पीने के लिए अलग अलग तरीके के कार्य के लिए यूज किया जाता है। दूसरा जो है, सामुदायिक स्रोत के रूप में उसका प्रयोग होता था, ये भी ठीक है। थर्ड देखिए, उसका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता होता है, ये भी ठीक है। जहां पानी की प्रॉब्लम है वहां इस तरीके की चीजें होती है। केवल उसमें केवल संदूषण जल होता है, ये जो है रॉन्ग है। इसके डिस्क्रिप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। इस तरीके से इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन जो है 1, 2 और 3। देखिए, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्र में बनाए जाते हैं। वर्षा रहित क्षेत्र में वर्षा रहित क्षेत्र में बनाए जाते हैं, जिसमें वर्षा के दिनों में प्राप्त जल को संरक्षित किया जाता है तथा शेष दिनों में जल की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। इस प्रकार की बावड़ी समुदाय योजना
के तहत बनाई जाती है, जिसमें पानी का जल तथा सिंचाई या इरिगेशन के जल की पूर्ति की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? आपको पता ही होगा, वर्ली जो है कहाँ की जगह है? महाराष्ट्र की जगह है। वर्ली चित्रकला की एक पारंपरिक कला है। यह वर्ली नामक आदिवासी समुदाय समुदाय की है। यह जनजाति महाराष्ट्र में रहते हैं तथा वह स्थान भी वर्ली के नाम से जाना जाता है। यह मुंबई के पास स्थित है। यह जनजाति पश्चिम भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो वर्ली जो है एक पारंपरिक कला है, जो किस राज्य में है? ये जो है महाराष्ट्र में है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्ली जगह का नाम भी है जहाँ ये लोग रहते हैं, उधर की साइड में। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तमिलनाडु के निकटवर्ती तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तमिलनाडु के जो निकटवर्ती, जो तमिलनाडु राज्य की सीमा से जो राज्य लगते हैं, वो कौन कौन से हैं? तमिलनाडु की सीमा से केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश लगता है। ठीक है, इसके अलावा चौथा जो है कौन सा लगता है? केंद्र शासित राज्य की सीमा भी तमिलनाडु की जो है कौन सा है? पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश भी जो है इस सीमा से लगता है। तो इसका ऑप्शन जो आंसर सही है, आंसर कौन सा सही है? आंसर जो है ए इज द करेक्ट। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि, घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो इसका कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है बी, गिद्ध। गिद्ध सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। ये वायु वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर लेने वाला पक्षी है। श्रवण क्षमता अधिक होने के कारण यह अपना शिकार आसानी से पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये जो है कौन सा पक्षी है जो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होती है सुनने की, अ, सुनने की जो क्षमता होती है, वो है गिद्ध। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, तो ये सुरंगें पर्वतों में हैं। ठीक है, कौन सा पर्वत उसमें जो है पड़ेगा बीच में? तो एक चीज देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में स्थित है तथा पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु का समुद्री तट है। पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट पर पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र स्थित है। इसीलिए अहमदाबाद आंध्र प्रदेश से केरल की यात्रा करते समय पश्चिमी घाट की सुरंगों से होते हुए ट्रेन जाएगी। किस घाट से जाएगी? पश्चिमी घाट से जाएगी। बस इसमें क्या है, मैप की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किधर से वो पास हो रही है। तो इस जब अहमदाबाद से आप केरल की तरफ जाएंगे, तो आप किस घाट से गुजरेंगे, किस पर्वतमाला से एक तरीके से गुजरेंगे? पश्चिमी घाट से। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता।
केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। देखो, अलास्का से, अलास्का जो है हमारे जस्ट एकदम अपोजिट है, तो वो लोग क्या हैं, उल्टे हो सकते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, अगर हम यहाँ हैं, तो ये जो है, ये अलास्का है। जस्ट इसके अपोजिट, तो वो हम समझ सकते हैं कि क्योंकि ये गोल है, पृथ्वी स्फेरिकल है, तो जो है इसमें क्या होगा, वो जस्ट हमारे सापेक्ष जो है एकदम उल्टे होंगे। ग्लोब पर भारत की स्थिति, अलास्का की स्थिति देखने से पता चलता है कि हम भारत भारत के लोग अलास्का के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें देखिए, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए खारे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें देखिए, जब तेल डाल दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, एक परत बन जाती है, एक परत ऊपर बन जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है रुक जाती है। ठीक है? तेल डालने से ऑक्सीजन की आपूर्ति काट देता है, जिससे जो है मच्छरों का प्रजनन जो है रुक जाता है। और ये एक्चुअली जो है सरफेस टेंशन जो है, जो पृष्ठ तनाव होता है, वो भी कम हो जाता है। तो इसमें जो है, इसका सही आंसर जो है, आंसर ए जो है करेक्ट है। सरफेस टेंशन भी कम हो जाता है, और सर्फ और जो है उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह जो है, ऑक्सीजन जो उनको मिलती रहती है मच्छरों को प्रजनन के लिए, वो जो है ऑक्सीजन रुक जाती है, जिसकी वजह से वो प्रजनन नहीं कर पाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है। तो देखो, ततैया है, जिसको बर्रा कहते हैं, ये भी रहता है कॉलोनी बनाकर। चींटी भी एक साथ रहती हैं एक झुंड में, दीमक भी एक साथ रहते हैं। लेकिन मकड़ी जो है आपका, इस तरीके से कॉलोनीज में नहीं रहती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का जनरली आपको आंसर से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका आंसर कौन होगा। तो इसका आंसर सही कौन-सा है जो कॉलोनी बना के नहीं रहती इस तरीके से? वो है मकड़ी। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु, मौसम, स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के नीचे लक्षण दिए गए हैं। ठीक है? तो एक जो है, एक गांव है जिसके मकान कुछ इस तरीके से हैं, तो वो हमको समझना है कि वो गांव कहाँ होगा। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 से 5 मीटर ऊंचाई पर होता है। मकान की छतें ढालू होती हैं। ठीक है? यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है, तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? तो यह राज्य कौन-सा है? असम। देखो, असम में क्या होता है, असम में भारी वर्षा होती है, और वहाँ के जो मकान होते हैं, मकान लकड़ी के बने होते हैं और काफ़ी ऊँचाई पर बने होते हैं। ठीक है? और उनकी जो छतें होती हैं, छतें क्या होती हैं आपकी? ढालदार बनाई जाती हैं, ताकि पानी आसानी से निकल जाए। तो इसमें जो है, इसका ऑप्शन कौन-सा सही था? ऑप्शन ए सही है, असम। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए, कुड़ुक, इस क्वेश्चन को देखिए, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुड़ुक, कुड़ुक जो है झारखंड, कुड़ुक ओरोवा जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। किस जनजाति? ओराव जनजाति कौन सी भाषा बोलता है? कुड़ुक। ठीक है? और यह जनजाति मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य में निवास करती है। ठीक? तो कुड़ुक जो है एक भाषा है, जो ओराव जनजाति द्वारा बोली जाती है, और यह जनजाति मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में निवास करती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर कौन-सा है? इसका आंसर है झारखंड, क्वेश्चन के ही। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? ठीक, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के विषय वस्तु की जो थीम है वो क्या है? भोजन। ये सही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। भोजन क्या है? पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। जबकि सौर मंडल एवं मौसम भूगोल की विषय वस्तु है। कौन सी? सौर मंडल एवं मौसम भूगोल की विषय वस्तु है। और क्या है? ऊर्जा विज्ञान, ऊर्जा जो है विज्ञान, विज्ञान की विषय वस्तु है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें फिलहाल पूछा था पर्यावरण अध्ययन की जो विषय वस्तु है वो क्या है? पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु भोजन है। ठीक, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर जो है सही हो जाएगा ए। एनसीएफ 2005 का है, ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु की थीम आधारित उपागम को अपनाने में समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? ठीक, पहला देखिए, पहला है यह पाठ योजनाओं का एक ढांचा प्रदान करने एवं शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। दूसरा है यह शिक्षण को अधिक रोचक तथा गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। तीसरा, अवधारणाओं, मुद्दों, कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। चौथा, यह विषय वस्तुओं की नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता को संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी है। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम पर आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? तो सबसे अधिक जो सशक्त तर्क है वो कौन सा है? डी है। यह विषय वस्तुओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम पर आधारित उपागम को अपनाने में समर्थन में सर्वाधिक तर्क यह हो सकता है कि यह विषय वस्तु थीम विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने या संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष की कहानियां सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? सबसे कम उपयुक्त कारण, सबसे कम उपयुक्त कारण, ये चीज हमको ध्यान देना है। पहला देखिए, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, ये भी ठीक है। दूसरा देखिए, कहानियों में अनेक अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं, ये भी सही है। कहानियों का कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, ये भी सही है। कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, तो सबसे कम उपयुक्त क्या है? ये है, ये जो ऑप्शन डी है सबसे कम उपयुक्त है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। इसमें देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू हैं, क्योंकि कहानियों में व्यक्ति के अनुभव शामिल होते हैं तथा कहानियां कई क्षेत्रों को छूती हैं, साथ ही साथ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। कहानियां कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के संदर्भ उपलब्ध कराती हैं, परंतु शिक्षण कौशल कौशल में उपर्युक्त बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सही था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक
की विषय वस्तु में, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं, व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। ये रॉन्ग है। इसमें क्या करना है हमको, सही विकल्प चूज़ करना है। तो ये रॉन्ग हो गया। रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। रट रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। ये सही, आगे देखते हैं हम लोग, पहले देख लेते हैं। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। ये जो है सबसे बेस्ट है, क्योंकि बच्चों को प्रश्न करने और सीखने का मौका मिलना चाहिए, ये बेस्ट ऑप्शन है। इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, फिर आगे की चीज़ों को इसमें समझते हैं। पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण के अध्ययन पाठ्यपुस्तक विषय इस प्रकार होनी चाहिए कि बच्चों को प्रश्न करने एवं प्रश्नों के उत्तर खोजने का मौका मिलना चाहिए। इससे बच्चे में सृजनात्मक क्रिएटिविटी का विकास होता है। रट कर सीखना शैक्षिक नकारात्मकता, निगेटिव विकास, निगेटिव जो है वो होता है। इसलिए ये ठीक नहीं है। तो इसमें ये भी ये रॉन्ग है। इसमें बेस्ट जो सही है आपका, वो कौन-सा सही है? थर्ड सही है। तो इसमें सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 1 मिनट इसमें हम देख सकते हैं, इसमें जैसे यहाँ लिखा है हतोत्साहित, हतोत्साहित करना चाहिए, रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। अगर इसमें हतोत्साहित लिखा है, तब तो इसका जो है आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि तब ये भी सही हो जाएगा। क्योंकि बी रट कर सीखने को हतोत्साहित कर रहा है, इसका मतलब एक तरीके से रट कर सीखने को डिनाई किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। ठीक है? तो इसमें ये भी सही हो जाएगा फिर, तब तो जो है ये ऑप्शन बी सही होना चाहिए। लेकिन अगर ये हतोत्साहित नहीं, अगर रट कर सीखने को सपोर्ट किया जा रहा है, तब ये गलत हो जाएगा और तब इसका आंसर सी सही होगा, जैसा कि इसमें लिखा गया है। तब ये जो है हतोत्साहित नहीं, बल्कि उसको रट कर सीखने को प्रोत्साहित करने की अगर बात की जा रही है, तो वो रॉन्ग होगी। ठीक है? तो इस तरीके से जो है, ये जो है इसका ऑप्शन जो है बी और सी में आप चूज़ कर सकते हैं कि किसको आप कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा कवर कर लिया ये पेपर। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।